नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखड़ता है उसे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए इन्हीं मोटिवेशनल पंक्ति के साथ आज हम लोग पुनः 10 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ टिल लास्ट तक जुड़े रहिए और ज़रूर आप कुछ सीखेंगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसे बनाने की कोशिश करें। पहले आप ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है या फिर नहीं बनता है। एसएससी 10+2 CHSL 2013 की क्वेश्चन है बच्चों। मुझे विश्वास है कि आप यदि अपना बेहतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल आप बना पाएंगे। समान आयतन वाले 2 बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? आयतन समान है 2 बेलन के और उस 2 बेलन की ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। आपसे कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। क्या आप जानते हैं बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए बेलन का आयतन होता है πr²h। पहले बेलन की त्रिज्या मैं स्मॉल r मान लेता हूँ तो πr² और पहले बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है? 1। ये हुआ हमारा पहले बेलन का आयतन। दूसरे बेलन का भी यदि मैं आयतन लिखूं तो फॉर्मूला वही लिखना होगा πr²h, लेकिन इस बार मैं त्रिज्या उसका कैपिटल R ले रहा हूं क्योंकि उनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। यहाँ स्मॉल r माने हैं तो यहाँ क्या मानना होगा? कैपिटल R। और ऊंचाई दूसरे बेलन का कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और उसने कहा ये दोनों का आयतन आपस में क्या है? बराबर है। तो पाई से पाई कट जाएगा और आप बताइए r² बराबर आपको क्या मिल रहा है? तो 3r² मिल रहा है। आप क्या करें, दोनों तरफ वर्गमूल लगा दें तो यहाँ r हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √3r। तो r और r का रेशियो क्या मिला? तो आप कहेंगे √3:1, कोफिशिएंट उलट जाएगा। कहीं उत्तर दिख रहा है बच्चों? यस, द ऑप्शन इज डी। एनी प्रॉब्लम? नो। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर दिखाई पड़ेगा। फिर उसी तरह प्रयास करिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहली पंक्ति से ही मैंने स्टार्ट किया है, तो आप ज़रूर ये विश्वास अपने अंदर में हमेशा बनाए रखिए, आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर मतलब बच्चों बेलन, सिलेंडर मतलब बेलन, सिलेंडर मतलब बेलन। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है तो सिलेंडर का आयतन परिधि C के पदों में क्या होगा? यानी आपसे बेलन का आयतन C के टर्म में पूछ रहा है। पहला रिलेशन इसने दिया कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की क्या है बच्चों? ऊंचाई। मैं यहाँ लिखता हूँ बेलन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई किसके बराबर कर रहा है? उसकी परिधि से 4 गुना है। और परिधि को देखिए इसने क्या मान लिया है? C। परिधि को क्या माना है? C के टर्म, है ना। सिलेंडर का आयतन परिधि C के पदों में, यानी परिधि को इसने क्या नाम दिया है? C नाम दिया है। सरकमफ्रेंस होता है परिधि और उसका स्मॉल लेटर ले लिया C। यानी ऊंचाई कहा उसकी परिधि से 4 गुना है, यानी परिधि का कितना गुना है? 4 गुना है। परिधि का कितना गुना है? 4 गुना। आपसे पूछा सिलेंडर का आयतन बताइए, तो आप जानते हैं बेलन का आयतन, अभी अभी आपने पढ़ा, बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h और h की जगह मैं रख देता हूं 4c। मैं क्या रख दिया? 4c, राइट। लेकिन अभी आपको ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में पाई है और सी है। ऑप्शन में पाई है और क्या है? सी है। इसका मतलब आर नहीं है, आर को हटाना पड़ेगा।
अगेन आपको r को c और पाई के रूप में डालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो बच्चों ये परिधि होता है, बेलन कैसा होता है, उसका ऊपर और नीचे गोल 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 होता है। तो बेलन का जो आप परिधि की बात करें, है ना, तो उसका परिधि क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r, यानी c बराबर क्या है कह सकते हैं आप, 2 पाई r के बराबर। c किसके बराबर होगा, 2 पाई। यदि मैंने बेलन की त्रिज्या स्मॉल r मान लिया तो परिधि तो 2 पाई r होगा, यानी c किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर, राइट। तो आप बताइए r बराबर क्या होगा, आप कहेंगे c बाई 2 पाई। r बराबर क्या हो जाएगा, c बाय, आप यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, पाई गुणा r स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा c स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर और गुणा 4c, राइट बच्चों। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सी क्यू बटे पाई दिख रहा है, सी क्यू बटे पाई। द आंसर इज बी फॉर बिहार। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ पाए होंगे। आइए अगले प्रश्न को फिर आप अभ्यास करिए और देखिए कि आपसे बनता है नहीं। एक गोलार्ध और शंकु का समान आधार है। समान आधार मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों का बेस कैसा है, सेम है। गोलार्ध और शंकु का समान आधार है। आधार मतलब समझ जाइए दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। दोनों की त्रिज्या क्या है, समान। एक गोलार्ध और शंकु का समान आधार है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है। संपूर्ण अलग होता है और पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है। संपूर्ण में ऊपर वाला भी ऐड होता है और शंकु में भी एक वक्र पृष्ठ होगा, एक संपूर्ण होगा। संपूर्ण में नीचे वाला एरिया भी उसका क्या होता है, काउंट होने लगता है, राइट। तो यहां आपसे सिर्फ किसका पूछ रखा है बच्चों, वक्र पृष्ठ। दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए, गोला और शंकु दोनों का आधार समान है, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बच्चों गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्ध गोला है, गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा, यानी अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और इस दोनों का आपसे क्या पूछ रखा है, रेशियो पूछा है। तो बच्चों यहां भी मैंने r इसलिए लिया क्योंकि शुरू में ही कह दिया दोनों का आधार समान है, मतलब दोनों की त्रिज्या समान है। इसका मतलब पाई से पाई काट सकते हैं, r से r काट सकते हैं। अभी फिलहाल हमें मिल रहा है 2r अनुपात l, लेकिन ना तो r रहना चाहिए ना तो l रहना चाहिए। सबका सब कटेगा तभी तो रेशियो कुछ मिलेगा। तो l जो होता है, आप देखते हैं ना शंकु ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए शंकु का रूप ऐसा होता है। ये हुआ शंकु, जिसमें ये समझ लीजिए उसकी क्या है, इतना सा त्रिज्या r है। आधार की त्रिज्या क्या है, r। ये है उसकी ऊंचाई, ये है उसकी ऊंचाई, और ये है उसकी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, ये होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यस, ये पता होना चाहिए। तो मैं l के जगह वैल्यू पुट करता हूं क्या, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक चीज और देखिए, उसने कहा है यदि उनकी ऊंचाई भी क्या है, समान है। उनकी ऊंचाई भी क्या है, समान है। ओके, इसका मतलब समझिए कि दोनों का यदि ऊंचाई समान है तो अर्धगोला की ऊंचाई क्या होता है, अर्धगोला की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, अर्धगोला की जो ऊंचाई होगा
वो त्रिज्या के बराबर होगा। अर्धगोला की ऊंचाई किसके बराबर होगा? जैसे ये पूरा ऐसे मैं कर दूं तो ये तो गोला बन जाएगा ना, तो ये है अर्धगोला आधा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तो व्यास कहलाएगा, तो ये आधा ये क्या होगा? त्रिज्या ही होगा ना। तो अर्धगोले की ऊंचाई जो है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है, और कहा दोनों की ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब अर्धगोला की त्रिज्या r है, मतलब अर्धगोला की ऊंचाई r है। इसका मतलब शंकु का भी ऊंचाई r है, यानी h के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ? h के बदले में पुनः r लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल। तो ये हो गया 2r, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा √2 और r स्क्वायर का हो जाएगा r से r काट दीजिए। √2 गुना √2 होता है 2, यानी रेशियो मिला फाइनली √2:1, यानी आपका उत्तर हो जाएगा √2:1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई तकलीफ समझने में? नो। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुनः दिखाई पड़ रहा है, और पहले आप कोशिश करिए, बहुत साधारण क्वेश्चन है ना। और देखिए कहाँ पूछ रखा है, सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई योर बेस्ट। एक आयताकार घनाभ के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या को क्रमशः भी, ई तथा एफ से सूचित किया जाता है, तो भी माइनस ई प्लस एफ का मान क्या होगा? बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, थोड़ा सा बच्चों आप समझने की। ये मान के चलो ये क्या है आपका घनाभ, क्या बच्चों? घनाभ है। इस घनाभ के शीर्ष कौन है? शीर्ष हैं ये 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, राइट। यानी शीर्ष कितने मिले? 8, यानी भी का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 8। आइए अब किनारा, शीर्ष के बाद किनारा। तो किनारा बच्चों जरा गौर करो, किनारा कितने हैं? देखो ये है किनारा 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। उसी तरह नीचे भी 4, 1 2 3 4, 4 4 8, और ये फिर 4, 1 ये वाला 1 2 3 4, ये और ये चारों जो खड़ा है, 2 इस तरफ से और 2 उस तरफ, पिलर समझ लीजिए, 2 2 4, यानी 4 तिया 12, यानी किनारा कितने हैं? तो 12 है। और उसके बाद F को क्या सूचित किया है? वो फलक। घनाभ में कितने फलक होते हैं? फलक मतलब सरफेस, सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस, एक ऊपर एक नीचे 2, एक इधर से एक इधर से, और एक इधर से और एक इधर से, यानी टोटल कितने? 6 फलक होते हैं। बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका वैल्यू पूछा था, 8 6 14 में 12 गया, आंसर 2। आंसर कितना? 2। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जानकारी है कि नहीं, राइट बच्चों? चलिए 5वां प्रश्न को देखा जाए। ये 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर लंबी कोण वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी? पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, मतलब कितने हाइट तक पानी उठेगा। आप जानते हैं किसी भी बर्तन में जब आप क्या करोगे, कुछ डालोगे, पानी भरे हुए बर्तन में जब भी कुछ आप डालेंगे तो पानी का लेयर क्या होगा? उठेगा, पानी का लेयर उठेगा ना। वही पूछ रहा है कि एक इतने सेंटीमीटर लंबाई वाला एक घन है, उसको एक आयताकार बर्तन जिसमें पानी है उसमें क्या किया गया? डाल दिया गया। तो कहता है बताइए उस बर्तन में पानी कितना
हाइट तक उठेगा। मान लीजिए उस बर्तन में पानी h हाइट तक क्या हुआ, उठा। तो बच्चों जितने हाइट तक उठा उतने हाइट तक का जो वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम डाले गए वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात आपको मुख्य रूप से समझना है कि जब कभी भी किसी भी बर्तन में आप कोई भी टुकड़ा डालें, कोई भी वस्तु डालें, तो डालने से जब पानी का लेयर उठेगा तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, डाले गए वस्तु का जो वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम जितने हाइट तक पानी उठा, जिस बर्तन में पानी होगा उसका आकार वही होगा। आयताकार में डालिएगा तो आयताकार शेप ले लेगा, गोल में डालिएगा तो गोल पानी का शेप ले लेगा। जितने हाइट तक पानी उठेगा उतने हाइट तक का जो पानी का वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम डाले गए वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। आइए, घन की भुजा है 15, इसका आयतन होगा 15 का क्यू। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी 15 गुणा 15 गुणा 15, यानी ये आयतन बराबर होगा। देखिए यूनिट में तो कोई चेंजिंग नहीं है बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं, और ऑप्शन भी सेंटीमीटर में। घनाभ का आयतन क्या होगा, यदि मान लिया जाए कि h सेंटीमीटर तक पानी उठा तो h सेंटीमीटर भी जो शेप लेगा वो तो घनाभ के शेप में ही पानी उठेगा। लंबाई चौड़ाई वही रहेगा, लंबाई आपका क्या है 20, चौड़ाई कितना है 15, और मान लिया जाए कितने ऊंचाई तक उठ गया, h ऊंचाई तक उठा। बस दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर करिए, h का मान निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। तो एक 15 से ये 15 बच्चों कट ही जाएगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 45/4। h का मान कितना मिला आपको, 45/4। 11 चौके 44, 11 यदि कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। पूरा भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से आपको बहुत मदद मिल जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इसे आप कोशिश करिए बनाने का। रीता और मीता, राइट, दोनों के लंच बॉक्स कैसे हैं, घनाभाकार है। घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड, किस रूप में है, घनाभ के आकार में है। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता, धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन का अनुपात पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये मान लीजिए रीता और ये मान लीजिए मीता, दोनों के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया है, पढ़िए। कहता है रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई जो है वो मीता के बॉक्स से क्या है, 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब उसका होल वैल्यू 11/10। 10% वृद्धि का होल वैल्यू आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 11/10। या फिर ये समझें कि ये 100 है तो ये कितना होगा, 110। दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 11:10, राइट। 10% अधिक मतलब होल वैल्यू 11/10। इसका मतलब बच्चों रीता का बॉक्स की लंबाई 11 है तो मीता का 10 होगा, और यही रिलेशन चौड़ाई में भी दिया है। इसका मतलब इसका चौड़ाई भी 11 है तो इसकी चौड़ाई 10 होगी। अब आइए उसकी गहराई यानी ऊंचाई के बारे में। कहता है गहराई जो है मीता के बॉक्स से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कम मतलब 4/5, यानी ये 5 है और ये कितना है, 4 है। जो कम है उसको कम दीजिए, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा दीजिए। तीनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दिख गया तो क्या आयतन का रेशियो नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा था दोनों के वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 11 गुणा 4 अनुपात हो जाएगा 10 गुणा 5, राइट बच्चों। इसको आप चाहे तो कटा सकते हैं क्या, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, 11 का स्क्वायर मुझे मिल गया 121 और 25 बचे 125। कहाँ है ऑप्शन, 121 अनुपात 100, ये ना ऑप्शन डी ना, ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। पहले किसका नाम लिखा है देख लीजिए,
रीता तब मीता। राइट बच्चों? क्या सवाल में कोई दम था? क्या है दम? नहीं है, लेकिन दम तो तब हो जाता है जब आप अपने से बनाते हैं, तब दम दिखता है, बताने के बाद तो दमे खत्म हो जाता है। आइए 7वां नंबर प्रश्न को गौर करिए। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, मतलब एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों आपस में क्या है? बराबर है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? वाह, वेरी गुड। पहली बात तो पहला लाइन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो बेलन है उसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ओके, जैसे ये देखो, बेलन ऐसा होता है बच्चों, आराम से समझिए, ये है बेलन। बेलन की त्रिज्या यदि आपने r माना है ना, तो इसकी ऊंचाई भी क्या है? r ही, इसकी ऊंचाई भी क्या है? r ही। बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है? बराबर। राइट? फिर क्या कहता है? सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और एच भी इसका क्या है? आर ई। तो एच की जगह मैंने आर ई रख दिया। ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहा गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर तो उसके बराबर होगा नहीं, इसके आर को मैं अलग मान लेता हूं, कैपिटल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। मैंने बराबर कर दिया। 2 पाई से ये 2 बार में कट जाएगा। राइट बच्चों? आप देख रहे हैं यहां से आर स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल रहा है? 2r स्क्वायर। राइट? आर स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ये रिलेशन आपको मिल चुका है। अब दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो हाँ हाँ, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो मैंने बराबर किया। हाँ, किसका? अर्धगोला थोड़ी है, गोला है, गोला अर्धगोला नहीं है। गोला का होता है 4 पाई स्क्वायर, अर्धगोला का होता है 2 पाई स्क्वायर। हाँ क्या? अर्धगोला था, ध्यान नहीं दिए होंगे। ये देखिए, ये रिलेशन मिल गया, डोंट वरी। अगला क्या कह रहा है? सिलेंडर का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह मैं आर ही रखूंगा। अनुपात गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, अब एक बात बताइए, इधर स्मॉल आर और इधर कैपिटल आर, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या मैं दोनों जगह यदि कैपिटल आर कर लूं तो काम तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? या आप यहां से देखो आर का वैल्यू भी रख सकते हैं, यहां से आप आर का वैल्यू भी रख सकते हैं। अच्छा, यदि मैं आर स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा तो 2r स्क्वायर मिल जाए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं बच्चों, यहां जब हम वर्गमूल लगाएंगे तो r का मान आपको कितना मिलेगा? r का मान मिलेगा √2 × r। राइट बच्चों? चलिए, यहां पाई से पाई काट ही दीजिए ना, पाई से पाई कट जाएगा, रेशियो लिखना है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। अब r और r ये दोनों को काटना है, तो दोनों को या तो कैपिटल R में बदल लीजिए या तो दोनों को स्मॉल r में बदलिए। r बराबर हमें मिल रहा है √2r, यहाँ है RQ, यहाँ क्या है आपको? RQ। तो RQ का वैल्यू क्या होगा? यानी इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो √2 को 3 बार गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2√2। क्या मिलेगा? 2√2। क्या मिलेगा? 2√2। राइट बच्चों? RQ, अरे इसको 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 गुना √2 2, एक तो √2 बच गया, 2√2। राइट? और ये क्या बन गया? r का क्यूब, और इधर हो गया 4/3 RQ। RQ से RQ कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, √2 गुना √2 हो जाता है 2,
यानी मुझे रेशियो मिल रहा है 3:√2। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है कहीं 3:√2 बच्चों? यस, द ऑप्शन इज डी। द ऑप्शन इज डी। सवाल बढ़िया है और रेशियो निकालने में बच्चे उलझ सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 8वां नंबर प्रश्न, एक 48 मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को इतने डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े घनाभाकार गड्ढे से निकाला जाता है। गड्ढे की गहराई कितनी? बातें क्या समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ बुझाया या खाली पढ़ लिए? देखिए क्या कहा, एक जो है 48 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा भूमि, लंबा और चौड़ा कोई भूमि है, भूमि का टुकड़ा, वो भूमि गहरा है। वो क्या है? भूमि गहरा है। जब गहरा होता है तो आप क्या करते हैं? उसको बराबर में लाने के लिए बगल से मिट्टी काट के उसमें डाल के बराबर लेवल में ले आते हैं। तो वही कहा, एक गहरी जमीन है, बगल से कुछ मिट्टी काट के उसमें डाला गया, तो जिधर काटा जा रहा था मिट्टी, उधर भी लंबाई और चौड़ाई बता रहा है कि इतना लंबा और इतना चौड़ा से मिट्टी काट रहे हैं। तो पूछा कितना गहराई तक उसमें मिट्टी काटा जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप जिसमें मिट्टी डाल रहे थे तो डाले गए मिट्टी का आयतन जो है, ये मिट्टी का आयतन, उसमें जो मिट्टी निकाले उस दोनों मिट्टी का आयतन के क्या होगा? दोनों तो बराबर ही होगा, होगा ही नहीं? बिल्कुल बराबर होगा। चलिए बराबर कर दीजिए। यहां देखा जाए बच्चों, लंबाई 48, चौड़ाई कितना? 31.5, 31.5। ओके, और कितने डेसीमीटर इसको उठाना है? 6.5। कितना? 6.5। अच्छा, डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? 10 से भाग लगाना चाहिए डेसीमीटर को मीटर में, क्योंकि यूनिट एक जैसा रखना पड़ेगा। तो चलिए, इतना वॉल्यूम आया, इसमें कितना मिट्टी का वॉल्यूम आएगा? इतना मिट्टी का वॉल्यूम आएगा। और यही मिट्टी का वॉल्यूम कहाँ से निकाला गया? तो इतने लंबाई और इतने चौड़ाई से। देखिए यहाँ क्या है, 27 मीटर लंबा और 18.2 मीटर चौड़ा। पूछा कितना गड्ढा हुआ होगा? मान लीजिए h मीटर गड्ढा हो गया। कितना? h मीटर गड्ढा हो गया। तो इस गड्ढे का वॉल्यूम बराबर इस मिट्टी का वॉल्यूम के बराबर होगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। h का मान निकाल लीजिए। 5 चौके 20/10, यानी आंसर कौन सा? 2 है ना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हिट किया जाए। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात V1:V2 हो तो उन घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ध्यान से पहले बातों को समझो। जब कभी भी दो घन का आयतन, जैसे मैं एक का लिखता हूं 27 और दूसरे का लिखता हूं 8, राइट? दो घन का आयतन है 27:8। तो बच्चों कभी भी दोनों की भुजा का, दोनों घन की भुजा का अनुपात लिखना है तो इसका क्यूब रूट और इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि आयतन होता है भुजा का क्यूब। सपोज करिए a क्यू बराबर x है, आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और वो मैंने x मान लिया। तो a का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या इसका क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा? तो भुजा का रेशो निकालेंगे, इसका क्यूब रूट 3 और इसका क्यूब रूट 2। और वक्र पृष्ठ, सॉरी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6a² तो दोनों तरफ से साफ ही ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या सर? भुजा का स्क्वायर। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखना है और ये सब बात लिखना नहीं है, फास्ट बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। घन का आयतन दिया है V1:V2। घन का आयतन क्या दिया है? V1:V2। तो आयतन दिया है, भुजा का क्या हो जाएगा? भुजा का रेशियो जब निकालोगे तो 1/3। क्यूब रूट करेंगे ना दोनों पे, क्यूब रूट मतलब 1/3, राइट? ये भुजा का रेशियो मिल गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, भुजा का रेशियो पता हो जाए और क्षेत्रफल पूछे तो सीधा उसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। कहाँ आंसर दिख रहा है तुम्हारा? द आंसर इज V1 पे पावर 2/3 और V2 पे पावर 2/3। द आंसर इज B फॉर बिहार, राइट? चलिए
उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी समझ रहे होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। एक लकड़ी का कटोरा, कोई कोई बच्चा इसको लड़की पढ़ लेता है कि नहीं, पढ़ते पढ़ते इसको क्या पढ़ लेता है, जिसका ध्यान उस पर रहेगा तो पढ़ ही लेता है खास, है कि नहीं। एक लकड़ी का कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है, वह एक खोखले गोलार्ध के आकार में है, खोखले गोलार्ध के आकार में है। कटोरे की सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कटोरे की सतह का कुल क्षेत्र। सवाल बढ़िया है, मैं चाहूंगा कि इसको पूरे डिटेल समझाऊं। पहले डायरेक्ट बना दूंगा, आप नहीं समझोगे। मैं चाहता हूं इसको पूरे डिटेल समझाते हैं। कैसा है भाई? वो कटोरा किस रूप में है? खोखला। जैसे आप खाते जिस कटोरा में है ना, वो खोखला है। तारबूज जो काटते हैं बीचों बीच तो खोखला नहीं होता, वो ठोस अर्धगोला है। वो कैसा है? ठोस, और ये है खोखला। तो आपसे पूछा है कटोरे की सतह का कुल क्षेत्रफल, मतलब अंदर बाहर सब, कुल सतह क्षेत्रफल आंतरिक और बाहरी। ध्यान से समझिए, वो कटोरा बनाते हैं फिलहाल, बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग टेंशन। ये तो लग रहा है कुछ दीप टाइप बन गया। मान लीजिए कि कटोरा है, खाली दिख रहा है इस पे, कटोरा टाइप बना कि नहीं, थोड़ा बहुत दिखाना। तो आइए, कटोरा देखिए, उसकी मोटाई कितना दिया बताओ? कटोरी की मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये है मोटाई, ये क्या है उसकी मोटाई, कितना है? 1 सेंटीमीटर। ओके, आइए सबसे पहले जब ये कटोरा कुछ मोटा होगा ना, तो बीच से जब सेंटर से आप टच करेंगे कटोरा के सरफेस को, तो एक आंतरिक त्रिज्या मिलेगा और एक बाहरी। मोटाई होने के कारण क्या होगा? एक आंतरिक और एक बाह्य मिलेगा कि नहीं? एक आंतरिक और एक बाह्य भी मिलेगा। तो हम आंतरिक को मान लेते हैं कितना? बोलिए, हम आंतरिक को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं R, और यहां से यहां सपोज करिए ये है आपका, इसको मिला देते हैं यहां से यहां, तो ये हमारा आ गया कैपिटल R। ये कितना हो गया? कैपिटल। आंतरिक त्रिज्या हमने स्मॉल r मान लिया और कैपिटल R क्या मान लिया? बाहरी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया, राइट। आइए, इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मतलब हुआ? आंतरिक एरिया पूरा और बाहरी एरिया पूरा। जैसे कटोरा को कभी मंजते हैं तो बाहर अंदर दोनों मंजते हैं कि नहीं मंजते हैं? तो बाहर भी और अंदर भी पूरा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आंतरिक त्रिज्या लेंगे एक बार, और एक बार क्या लेंगे हम लोग? बाह्य त्रिज्या लेके निकालेंगे, ठीक है। आंतरिक कंसीडर करेंगे तो अंदर वाला एरिया मिलेगा, और जब बाहरी लेंगे तो बाहर का पूरा एरिया मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आइए देखिए कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो बच्चों, बाहरी एरिया की यदि मैं बात करूं तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले पूरा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर, तो अर्धगोला का क्या होना चाहिए? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होना चाहिए? या आंतरिक का मैंने निकाल लिया 2 पाई आर स्क्वायर। और बाहर से त्रिज्या कैपिटल R लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रफल को मैंने क्या किया? जोड़ दिया। ओके, अब इसमें और क्या जोड़ना बाकी है पता है आपको? क्या जोड़? वाह, वेरी गुड। दिस एरिया, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यस, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला कटोरा का, जो कटोरा की जो मोटाई है, कटोरा की मोटाई। कोई कोई कटोरा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई भयानक मोटा होता है कि नहीं होता है? तो ये वाला एरिया भी ना कंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड होगा क्या? तो इसको भी हमें क्या करना है? ये भी एरिया को कंसीडर करना है। अभी आपने वो एरिया लिया ही नहीं, संपूर्ण में सब एरिया आएगा। ये एरिया अंदर वाला, बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, और अब ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला आपको नहीं लग रहा है वृत्त है? क्या है? तो ये बाहरी वृत्त में से
आंतरिक वृत्त का एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो आंतरिक बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल और पार स्क्वायर माइनस पार स्क्वायर, यस और नो, ओके। सभी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या है? पार स्क्वायर कॉमन कहाँ आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, पाई। तो यहाँ क्या बचा 2r स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2r स्क्वायर, यहाँ क्या बचा r स्क्वायर, यहाँ क्या बचा r स्क्वायर। देखो फाइनली क्या बच रहा है, पाई 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर r स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर। ये बाबू फॉर्मूला रट के रखना किसका, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला पाई। r स्क्वायर तो है ही, लेकिन कैपिटल R में क्या सटा देंगे, 3 सटाएंगे। कैपिटल R में क्या सटा देंगे, 3 सटा देंगे। आइए निकालते हैं कटोरे का कुल सतह क्षेत्रफल, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे अब। और ये डायरेक्ट याद रखना, पूरी तरह से फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैंने समझाने की आप लोगों को क्या किया, कोशिश किया बच्चों, राइट। आइए इस फॉर्मूला पे बैठाइए, कुल सतह क्षेत्रफल पाई स्मॉल r देखिए तो कितना है, आंतरिक त्रिज्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस मोटाई 1 है, ये मोटाई 1 है। आप सोचो कि ये मोटाई 1 यहाँ से यहाँ है 7, ये कितना है 7, और ये मोटाई है 1, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी बाहरी त्रिज्या 8 होगा। तो बाहरी 8 का स्क्वायर और उसमें क्या सटाएंगे, 3 सटाएंगे। दिस इज आवर उत्तर। यदि याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में आप ये लिखोगे, इसे सॉल्व करेंगे। पाई का मान कर रहा है 22/7 लेने के लिए ले लीजिए आप। पाई का मान 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर रे 49, और ये 64 तिया 3 जगह 12 3 8 241। अब 22 गुना 241 जरा मैं करके देखूं तो कितना आता है, कितना आ रहा है, सही से किया है 5302 बटे कितना 7, 49 जाएगा ना, 49 यानी 4 40 7 5 35, 7 के बाद 5 कहीं नजर आ रहा है, 1 में ही नजर आ रहा है, तो आंसर बी मार दो। आंसर क्या करना है, बी मार देना। कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से करना बच्चों, थोड़ा सा गलती हो जाने के बाद फिर सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नो डाउट, और इसे आप लोग एज ए फॉर्मूला, ये मेन चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि अर्ध कठोर मतलब खोखले गोला के रूप में, खोखला गोलार्ध यदि है, गोला नहीं गोलार्ध है ना, यानी कटोरा क्या हो, खोखला हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पे इसे मैंने बैठाया और उत्तर आपके सामने है। तो ऐसे ही बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को सीखिए, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे एक दिन। थैंक यू वेरी मच।